और मार्केट में इस समय एक अच्छा मोमेंटम और अब बिग मार्केट वॉचेस में हमारे साथ हैं प्रभुदास लीलाधर ग्रुप की सीएमडी अमीषा वोरा। अमीषा वोरा जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मैं जब से आपने ये पूरा स्टेक खरीदा, मैं आपसे पहली बार बात कर रहा हूँ, तो उसके लिए आपको बधाई देना चाह रहा था मैं। बधाई हो आपको, और उम्मीद है कि आप इस इंस्टीट्यूशन को, जो ऑलरेडी काफ़ी एक स्ट्रांग और लीडिंग इंस्टीट्यूशन रहा है, इसको और आगे काफ़ी ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगी। थैंक यू सो मच। मेरी कोशिश यही रहेगी कि हमारे क्लाइंट्स को हो सके उतना सही इंटेंशन से मार्गदर्शन दिया करें। मैं और मेरी रिसर्च टीम, वही हमारा इंटेंशन रहेगा। उसके लिए बधाई आपको। अब बताइए, मार्केट पर आपका क्या अप्रोच है इस समय? एक मार्केट, इंडियन मार्केट एक जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस फेज में, कुछ भी इंपैक्ट नहीं कर रहा है मार्केट को। वैल्यूएशंस, ग्लोबल फैक्टर्स, एफआईआई सेलिंग, कुछ भी, और मार्केट जस्ट एक वन वे अप। आपका क्या व्यू है इस समय? जिस तरह से आपने बताया कि इंडियन मार्केट आउट परफॉर्म कर रहा है, तो जनरली आउट परफॉर्मेंस मोमेंटम मनी भी चेस करने आ जाता है। तो मेरा मानना है कि अभी भी ये जो मोमेंटम में मार्केट है वो कंटिन्यू रहेगा एंड मार्केट्स विल बी इन फाइन सेटल। बट एक चीज रहेगा कि मार्केट वन साइडेड नहीं जाएगा, ये एक रेंज में रहेगा, और उसके चलते जो स्टॉक पिकिंग का मजा है मार्केट में वो ज्यादा रहेगा। मतलब कि स्टॉक्स, सिलेक्ट स्टॉक्स एंड सेक्टर्स विल गिव मच बेटर रिटर्न देन दी ओवरऑल इंडाइसेस। और एक पॉइंट मैं नेक्स्ट ईयर के लिए डेफिनेटली ध्यान में लाऊंगी सभी इन्वेस्टर्स के, कि इंडिया बहुत ही अच्छा कर रहा है, बोथ एज एन इकोनॉमी एज वेल एज मार्केट्स। और जो हमारा इन्फ्लेशन है वो हमारे ट्रेंड लाइन इन्फ्लेशन अगर लास्ट 10 साल का देखो से उतना नहीं ज्यादा है जितना ग्लोबली यूरोप और यूएस में इन्फ्लेशन है, वो उनकी ट्रेंड लाइन से बहुत ही ज्यादा है। सो वी अग्री, हम एज अ कंट्री एंड मार्केट्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। बट हमारा जो कहीं पर ना कहीं पर जो कंपटीशन है इन एलोकेशन चाइना से, वो इतना सस्ता हो चुका है कि मुझे लग रहा है मिडिल ऑफ द नेक्स्ट ईयर तक चाइना में थोड़ा फ्लोज डाइवर्ट होना चालू डेफिनेटली हो जाएगा। एंड जो हमारा बिग एक्सपेक्टेशन था एफआई मनी का, उसमें कहीं ना कहीं टेम्परिंग हो सकता है। तो इकोनॉमी विल कंटिन्यू टू डू वेल, बट फॉर द एक्सपोर्ट सेगमेंट जहां पर ग्लोबल रिसेशन का इंपैक्ट आएगा, एंड इन टर्म्स ऑफ फ्लोज मुझे लगता है वो भी हम नेक्स्ट ईयर में थोड़ा कहीं ना कहीं इंपैक्ट पाएंगे। अच्छा अमीषा जी, जब आप कह रही हैं ग्लोबल रिसेशन, इन दो शब्दों का इस्तेमाल किया आपने, अमूमन हमें ये भी कहा जाता है कि भाई दबाव की स्थिति में ही, अनिश्चितता में ही, पेन में ही गेन की तैयारी आपको शुरू कर देनी चाहिए। आप समझ ही गई होंगी, इनफैक्ट मैं अपना जो प्रश्न है वो कहाँ केंद्रित रख रहा हूँ। लेट्स टॉक अबाउट आईटी। ये अर्निंग सीजन आपने देखा, बट कुल मिला के यूएस इकोनॉमी कैसे करेगी, यूरोप कैसा करेगा, यही तय करेगा आईटी का भविष्य। इस प्राइस पे मैम आपको आईटी कैसा लग रहा है, और आप यहाँ इस वक्त अवॉइड मोड में है या फिर कुछ चुनिंदा जिसे कहते हैं बाइंग, वो करना अच्छा रहेगा? आईटी में जो एक्सट्रीम इंप्रूवमेंट इन रेटिंग, मतलब कि जो री रेटिंग स्टॉक्स का हुआ था, मुझे लगता है वो 50% से ज्यादा तो करेक्शन हो चुका है, री रेटिंग निकल चुका है। बट जो लास्ट 3 साल आईटी स्टॉक्स ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ भी दिखाया कंपेयर टू देयर प्रीवियस टाइम, वो मुझे लगता है अभी आने में टाइम लगेगा। वेदर वो डील विंस में ग्रोथ हो, वॉल्यूम्स या तो रेवेन्यूज में ग्रोथ हो, या मार्जिन इंप्रूवमेंट हो, वो तीनों को टाइम लगेगा। तो आईटी की स्ट्रेटेजी अभी भी हमारी न्यूट्रल वेट है, हमारी ओवरवेट स्ट्रेटेजी नहीं है। इसमें थोड़ा डिफेंस डिस्पाइट बीइंग एक्सपोर्ट ओरिएंटेड रहेगा एज कंपेयर टू सम ऑफ द अदर सेक्टर्स जहां पर ज्यादा इंपैक्ट आ सकता है, पर हमारा अभी भी व्यू न्यूट्रल है। ओके,
न्यूट्रल व्यू है आपका यहाँ पे। अच्छा मैं बहुत आसानी से एक प्रश्न पूछ सकता था बैंकों को लेकर, क्योंकि हम खुद ही आजकल बड़े आश्चर्यचकित हैं पीएसयू बैंक्स का और उनका बिहेवियर देखकर। ज्यादातर स्टॉक्स अपने 52 हफ्तों के, 2 साल के, 3 साल के हाईस पे ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा हट के बैंकों से पहले एनबीएफसीज के बारे में पूछना चाहूंगा। एक जमाना हो गया हमने एनबीएफसीज को डोमिनेट करते हुए नहीं देखा। इस बार B2 का करिश्मा नजर नहीं आ रहा है। इस बार किसी भी अगर आप देखें, चाहे गोल्ड फाइनेंस कंपनी का करिश्मा नजर नहीं आ रहा है। आप एनबीएफसी पे क्या व्यू रखती है मैम, और अगर किसी भी एनबीएफसी को लेकर आप कंफर्टेबल हैं और इसका नाम ले सकती हैं तो वो कौन सी होगी? देखिए, मेरा व्यू बहुत काफी टाइम से एक ही है कि लास्ट 10 साल जो रहे वो एनबीएफसी का डिकेड था। आप देखोगे तो एनबीएफसी में लास्ट डिकेड में फिनोमिनल क्रेडिट ग्रोथ आया एंड उसके साथ उनका प्राइस टू बुक जो जहां पर कैटेगरी में था उससे प्राइस टू बुक भी ऑलमोस्ट डबल हुआ। तो किसी का 3.5 था तो 7 हुआ, किसी का 1 था तो 2 हुआ, डिपेंडिंग ऑन देयर बुक एंड आरओई स्ट्रक्चर। ये जो डिकेड है वो मेरे हिसाब से बैंकों का रहेगा, एनबीएफसीज का नहीं रहेगा। जब बैंक्स पैरालाइज थी उनकी इक्विटी के लिए, कैपिटल के लिए और बिजी थी अपनी बुक ठीक करने के लिए, तो एनबीएफसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ महसूस कर रहे थे। अभी बैंक्स की बैलेंस शीट बहुत अच्छी है और उसकी वजह से मुझे लगता है कि ये जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी वैल्यूएशंस है वो नहीं टिकेंगे और नॉर्मल ग्रोथ मिलेगा। तो मेरा व्यू है कि बैंक इज बेटर बेट, बट सिलेक्ट एनबीएफसी ग्रोथ नहीं करेगी ऐसा मेरा मानना नहीं है, पर नेक्स्ट लास्ट डिकेड जितना फिनोमिनल ग्रोथ नहीं आएगा। दैट इज हैविंग सेड दैट, particularly in banks also I would like to say कि लास्ट 3 साल में या 2 साल में विद इन प्राइवेट सेक्टर बैंक किसी ने बहुत अच्छा लीडरशिप ले लिया एंड जो लीडर थे वो मर्जर या किसी की वजह से थोड़े साइडवेज है। मुझे लगता है वो फेज ऑफ साइडवेज ऑफ द लीडर आल्सो विल एंड सून एंड दिस ईयर दैट स्टॉक शुड गिव मच बेटर रिटर्न इज माय बिलीफ। Apart from, I feel कि PSU banks will continue to be in favor for next 2 to 3 years. चलिए अच्छा अमीषा जी, तो एक और सेक्टर जहां पर हमने एक काफी बड़ा मूव देखा है वो है ऑटोमोबाइल। यहाँ पर एक चाहे 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, 1-2 स्टॉक को छोड़ दे जिनकी खुद की प्रॉब्लम्स है, लेकिन आयशर मोटर्स, टीवीएस मोटर्स, मारुति, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अशोक लेलैंड, सब में जबरदस्त मूव हमने देखा है यहाँ पर। पिछले साल तक ये काफी अंडर ओन्ड स्पेस थी, लेकिन अब एक कंसेंसस बाय है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या फ्रेश व्यू होगा? मुझे लगता है कि ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, पर्टिकुलरली जब कमर्शियल व्हीकल की बात करते हैं। तो वंस अगेन माय बिलीफ इज कि कमर्शियल व्हीकल साइकिल जो अनलीश हुई है वो यहां से भी 3x वॉल्यूम लेकर जाएगी 5 इयर्स में। तो अगर इंडिया ग्रोथ स्टोरी जो बिलीव करता है तो उसको मानना ही पड़ेगा कि कमर्शियल व्हीकल साइकिल बहुत अच्छे से पैन आउट होगी इंडिया में। एंड यही कंपनी जो कमर्शियल व्हीकल फोकस्ड है उनके प्रॉफिट्स भी मेरे हिसाब से 3 साल में मोर देन डबल या ट्रिपल हो गए, क्योंकि उनका जब वॉल्यूम बढ़ा तो उनको कमोडिटी की वजह से मार्जिन नहीं बढ़ पाया। बट आई एम वेरी श्योर कि एक फेज आता है जब आप कॉस्ट पुश पास करते हो, वॉल्यूम ग्रोथ होता है एंड विद मार्जिन रिकवरी बॉटम लाइन ग्रोथ फिनोमिनल हो जाता है। उसी तरह से अगर आप महिंद्रा एंड महिंद्रा को देखोगे तो उनके प्रोडक्ट लॉन्चेस, प्रोडक्ट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी में स्टार्क डिफरेंस है पास्ट से। सो ये जो न्यू मैनेजमेंट चेंज है एंड मार्केट रेलेवेंस ऑफ द कंपनी है, उसकी वजह से भी मुझे लग रहा है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा विल कंटिन्यू टू डू वेल। सो अशोक लेलैंड हो जाए या महिंद्रा एंड महिंद्रा हो जाए, ये हमारे रिसर्च से अभी भी स्ट्रांगली वी आर रिकमेंडिंग। सन फार्मा का मूव था वो एक्चुअली जो हलोल में उनको एक इंपोर्ट अलर्ट आया। हलोल एक टाइम पे इनका बहुत ही बड़ा एक कंट्रीब्यूटर हुआ करता था। अब हालांकि इसकी जो सेल्स हैं वो 3% ही है यूएस के लिए, लेकिन फिर भी एक काफी बड़ा एक प्लांट है इनका, तो वो उस पर पहले एक ऑफिशियल एक्शन इंडिकेटेड था उस पर। और अब एक ये इंपोर्ट अलर्ट मतलब जब तक आप इसको सॉर्ट नहीं कर देते तब तक आप यहाँ से यूएस में यूएस यहाँ से इंपोर्ट नहीं करेगा आपके प्रोडक्ट्स।
अमीषा जी, यूएस बेस्ड जो यूएस फोकस जेनेरिक फार्मा कंपनीज हैं, उनमें हमने काफ़ी डाइवर्जेंट ट्रेंड्स देखे हैं। लुपिन में बहुत पिछले 2-3 साल से मैं देखा है लगातार गिरावट आई है। डॉक्टर रेड्डीज, सन फार्मा कुछ हद तक रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन डोमेस्टिक फार्मा कंपनीज फोकस्ड हैं, वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा कर रही हैं। फार्मा में क्या व्यू है आपका? कोई स्टॉक पिक जो आपको अच्छी लग रही हो करंट लेवल पर भी? फार्मा में हमारा टॉपिक सिप्ला है, और हमें लगता है कि जिस हिसाब से सिप्ला की पाइपलाइन ऑफ प्रोडक्ट्स है, अभी भी नेक्स्ट 3 to 5 क्वार्टर्स सिप्ला का ग्रोथ बहुत ही शानदार रहेगा। तो एज अ स्ट्रेटेजी हमें सिप्ला अच्छा लग रहा है। एक स्टॉक जो अपनी ऊंचाइयों से बहुत ही बुरी तरह से इंपैक्ट हो चुका है, वो ग्लैंड फार्मा है। बहुत सारी चीजें, वेदर फंडामेंटल ले लो, शेयर होल्डिंग एंड प्रमोटर्स लेवल ले लो, काफी सारी चीजें मार्केट परसीव कर रहा है या कंसर्न्ड है। पर मुझे लगता है कि बहुत वो सब कुछ प्राइस में आ चुका है, एंड उनका बिजनेस मॉडल अगर देखे तो यहाँ से 2 साल में ग्लैंड फार्मा बहुत अच्छा रिटर्न दे सके, ऐसे पोटेंशियल है। ओके, अच्छा, एक जरा एक वो नंबर वापस लेकर आइए। 157 के करीब पहुंच रहा है अब वो बीजेपी का जो नंबर है गुजरात में, और ये तो बहुत ही एक लैंडस्लाइड, इतनी ज़बरदस्त लैंडस्लाइड याद नहीं कब लास्ट आई हुई किसी बड़े इलेक्शन में। अमीषा जी, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अब हम वापस 2024 के इलेक्शन की तरफ जाएंगे। वो एक रिस्क फैक्टर है अभी भी, या उसको मार्केट अब मान चुका है कि बस अब वो कंटिन्यूटी रहेगी, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है मार्केट के लिए? मेरे हिसाब से मार्केट मोरलेस ये व्यू में रहेगा कि कंटिन्यूटी रहेगी, एंड ऑफ कोर्स गुजरात इज देयर स्ट्रॉन्ग होल्ड, बट दे आर डूइंग मच बेटर देन लास्ट टाइम। सो मुझे लगता है कि मार्केट डेफिनेटली ये मानेगा कि उस इलेक्शन में भी कंटिन्यूटी रहेगी। अच्छा मैम, अभी अब मैं सोच रहा था कि वो प्रश्न ना पूछूं, लेकिन अल्टीमेटली पूछूंगा ही। कोई पीएसयू बैंक अभी भी जो आप लोगों को लगता है कि यहां से पैसा कमा के देगा, जिसे चेज करना चाहिए अभी भी, या फिर जो है उन्हीं में से सबसे प्रेफर्ड वन कौन सा है आपका? देखिए, एक चीज की, जब भी पीएसयू बैंक फेवर्स में नहीं थे, फ्लेवर में नहीं थे, फिर भी एसबीआई वाज अ मस्ट पार्ट इन द पोर्टफोलियो, क्योंकि जब ये हमने रन मार्केट का लास्ट 2-2.5 साल पोस्ट कोविड चालू किया तो एसबीआई 0.6 प्राइस टू बुक पे था, तो इट वाज अ नो ब्रेनर। अभी भी उसकी क्वालिटी स्पेशल है, तो मैं एसबीआई को एज अ टर्न अराउंड केस नहीं मान रही हूं, एंड इट विल कंटिन्यू टू परफॉर्म। कोई टर्न अराउंड केस में कहीं पर देख सकते हैं तो मुझे अभी भी लगता है कि पंजाब नेशनल बैंक देख सकते हैं, क्योंकि उनकी ग्लोरियस डेज से इन टर्म्स ऑफ both I would say performance and valuation, that is price to book बहुत ही नीचे है, और इतना एसेट में राइट ऑफ है कि मेरे हिसाब से थोड़ा राइट बैक आने से भी गेम टोटली चेंज हो सकता है। एंड पीएनबी का हमेशा एक कल्चर रहा है कि जहां पर ग्रोथ जब सिस्टम में होता है तो दे कैन गार्नर इट। तो उनकी जैसे कि ब्रांच सिस्टम समझो, उनकी जो दूसरी सिस्टम समझो, तो पीएनबी मुझे लगता है बहुत अच्छा बाउंस बैक कर सकता है। ओके, पीएनबी और एसबीआई, ये दो अगर आप देखें प्रेफर्ड पिक रहेंगे। अच्छा मैम, अगर सिर्फ बाजार की बातें ही करते रहें तो अच्छा भी नहीं होगा, थोड़ा हट के बात करते हैं। मैम, लास्ट मूवी आपने कौन सी देखी, या अभी भी आप ओटीटी पे ही बिजी हैं? मैं अल्टीमेटली मेरा प्रश्न था वो केंद्रित था पीवीआर पर। गई सिनेमा हॉल में कोई मूवी देखी आपने हाल फिलहाल में? और दृश्यम 2 अगर देखी हो तो बताइएगा जरूर। अनुज और मैं, अनुज देख चुके हैं, मैं नहीं देख पाया अब तक। दृश्यम 2 मैंने देखी है, और वो भी थिएटर में ही देखी है, तो डेफिनेटली थिएटर जाने का अभी भी मौका होता है। ओटीटी तो हम, मुझे तो लगता है कि ओटीटी इज वेरी यूजफुल, बट वो डाइवर्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि ओटीटी चालू है और हम एक कॉल या व्हाट्सएप में लग गए तो पिक्चर कहाँ गई पता ही नहीं। सो थिएटर में जाना हम जैसे लोगों को डिसिप्लिन करके पिक्चर दिखाने के लिए वो बहुत जरूरी।
But But is it PVR trend? at this price, Is it- 1887, it's ये चेजेबल स्टॉक है मैम इस वक्त? आपको लगता है कि अब वी हैव इनफ कंटेंट टू चैलेंज ओटीटी? सी बट ऐसे ट्रेंड अगर भी आप देखोगे तो हम कहते रहते हैं ये तो मूवी अच्छी नहीं आई, हिंदी मूवीज आर नॉट डूइंग वेल, साउथ इंडियन मूवीज आर डूइंग वेल, XYZ रीजन है, बट अभी भी occupancies are not firing, movies are not doing big money in theaters, and as a trend they exist, but उनका re-rating का scope मुझे कोई नहीं लग रहा है. So I wouldn't really bet for medium term to long term perspective. एक क्वार्टर के लिए, 2 क्वार्टर के लिए कुछ भी हो सकता है. चलिए, पीवीआर पे मैम का व्यू था. चलिए, इस बीच हम जरा जो चुनाव के नतीजे हैं और जो ट्रेंड से, माफ कीजिएगा, रुझान जो है वो